26 मई 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा मेरे पौधे हरे भरे क्यों रहते हैं, और एक नया पेस्टिसाइड जो कि हमारे किचन से ही बनता है, और वेजिटेबल प्लांट की अपडेट। इस वीडियो के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें देखने में मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर के ऊपर बात करूंगा। जो ओपन टेरेस है मेरा, जहां पर सूरज की डायरेक्ट पूरे दिन की धूप रहती है, यहां का टेम्परेचर तकरीबन 45 से 46 डिग्री यहां का टेम्परेचर बन जाता है, और शाम के टाइम 38 से 39 डिग्री यहाँ का रहता है। और जो मेरा ग्रीन हाउस वाला पॉली हाउस है, इसके अंदर पूरा दिन मेरा एयर कूलर चलता ही रहता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंडक बन जाती है। ठंडक तो नहीं कहेंगे, ठंडी हवा कहेंगे उसको, क्योंकि जब तक कूलर चलता रहेगा ठंडक अंदर बनी रहेगी। जैसे ही वो बंद होता है तो वैसे ही हीट बढ़ने लगती है, क्योंकि ये प्लास्टिक है और इसके ऊपर भी प्लास्टिक है। उसके ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है। तो आपको मालूम है जब प्लास्टिक के ऊपर धूप पड़ती है तो नीचे वाली साइड पर कितनी हीट बन सकती है। तो मेरा ये ट्रॉपिकल गार्डन जो कि पॉली हाउस वाला गार्डन हो, या फिर मेरा ये वेजिटेबल गार्डन जो ओपन टेरेस है, दोनों में ही आपको मेरे हर वक्त पौधे हरे भरे ही दिखेंगे। भला वो पौधे हरे भरे क्यों रहते हैं? सच बात बताऊं तो मैं केमिकल का इस्तेमाल करता नहीं हूं, और ऑर्गेनिक बहुत सारे तरीके एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं इस्तेमाल करता ही रहता हूं, चाहे वो खाद के रूप में हो या फिर कीड़े मारने वाली दवाई के रूप में हो। अभी दोपहर के 4 बजे हैं, यहाँ पर धूप नहीं है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त गर्म किस्म की लू है कि यहाँ पर खड़ा होना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो मैं ऑर्गेनिक क्या इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती रहे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पौधे 2 तरह के होते हैं, एक तो धूप में रखने वाले, एक शेड में रखने वाले। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी छाँव दोनों की ही ज़रूरत होती है। तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा पौधा धूप में रखना है, कौन सा छाँव में रखना है, तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं चल पाएगी। वो स्ट्रेस में ही रहेगा। ज़्यादा धूप मिल जाने की वजह से भी वो मर सकता है, ज़्यादा छाँव मिलने की वजह से भी उसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ सकती है, कम रोशनी की वजह से भी पत्तों के ऊपर बर्निंग आती है। पहले तो ये सीखना पड़ेगा आपको कि कौन सा पौधा धूप का है और कौन सा पौधा छाँव का है। और नंबर 2 पर आता है कि मैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई करता ही रहता हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ही अपने सारे गार्डन के जो भी पौधा मेरे पास लगा हुआ है, सभी के एक एक 2-2 पत्ते लिए। उसमें एलोवेरा भी शामिल था, जिस तरह ये एलोवेरा है, इसका एक स्लाइस लिया मैंने। बाकी जितने भी मेरे पास पौधे हैं सभी के एक एक 2-2 पत्ते लिए, किसी की टहनियाँ भी ले ली। और जैस्मीन के फूल भी, जो कि ये मोतिया लगा हुआ है, इसके फूल कुछ ताज़े थे उस वक्त, कुछ खिलने के बाद में मुरझा गए थे। सारे फूल मैंने इकट्ठा कर लिए और उनको थोड़े से पानी के अंदर डालकर उबालने लगा। क्रिसेंथेमम, जिसको गुलदाउदी कहते हैं, इसका पेस्टिसाइड बहुत ही अच्छा बनता है ऑर्गेनिक। इसके पत्तों को पानी में डालकर उबाल लिया जाता है और इसका स्प्रे पौधों के ऊपर किया जाता है। किसी हद तक ये पौधों के ऊपर कीड़ों को आने से रोकते हैं। कीड़ों को आने से भला ये क्यों रोकते हैं, आपको इसकी वजह मालूम है? चलिए मैं बताता हूँ। कीड़ों को असल में बहुत ज़्यादा खुशबू और बहुत ज़्यादा बदबू, दोनों से ही दिक्कत होती है। जहाँ बहुत ज़्यादा बदबू होगी वहाँ पर कीड़े नहीं आएंगे, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशबू होगी वहाँ पर भी कीड़े नहीं आएंगे। तो हरे पत्तों के अंदर क्लोरोफिल एक रस होता है, हर पत्ते की स्मेल अलग से है। और जो गुलदाउदी के पत्ते होते हैं, इसको जैसे ही आप तोड़कर खुशबू इसकी सूंघेंगे तो बहुत ही धीमी धीमी सी मीठी मीठी सी खुशबू निकलती है। तो हर पत्ते का एक अलग रोल होता है। तो मैंने सभी को उबाल लिया, हल्की आंच पर मैंने पानी के अंदर उनको डालकर रख दिया, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। तो 4 से 5 घंटे हल्की आंच के ऊपर वो उबलता रहा, उबलता नहीं रहा बल्कि स्टीम बनती रही अंदर। तो जैसे ही 4 से 5 घंटे हो गए, मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और पूरी रात चूल्हे के ऊपर वो देचकी पड़ी रही, और सुबह मैंने उसका पानी छान लिया। अभी भी मेरे पास पड़ा होगा, चलिए दिखाता हूँ। ये तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए हैं मेरे पास पड़े हुए को। इसको मैंने पुन लिया था। बहुत ही मीठी मीठी सी तेज़ खुशबू इसके अंदर से अभी भी आ रही है। तो मेरे पास जो पानी वाली टैंकी है, जो स्प्रे मेरा बहुत ही काम आता है, ये वाला स्प्रे वाली बोतल, स्प्रे मशीन मेरे पास है, 19 लीटर वाली है। 19 लीटर वाली है। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है मुझे, पत्तों को साफ़ करने में भी और पत्तों के ऊपर स्प्रे करने के लिए भी ये मशीन का ही यूज़ करता हूँ। मुझे हाथ से पुश करने वाली मशीन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, ये बैटरी वाली होती है, तो काफ़ी इसका फ़ायदा भी है। मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें एयर प्रेशर बनाने के लिए। तो इसका 1 कप या आधा कप मैंने पानी के अंदर डाला और स्प्रे किया। 2 दिन डेली मैंने स्प्रे किया पौधों के पत्तों के ऊपर। इससे किसी हद तक आपके कीड़े कंट्रोल हो सकते हैं।
इस चीज़ से हम किसी हद तक पेस्टिसाइड का काम भी ले सकते हैं और फर्टिलाइज़र का भी, क्योंकि ये पत्तों का अर्क था और पत्तों के अंदर किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, किसी में पोटाशियम, किसी में फास्फोरस। तो इस तरह पौधों की खाद की रिक्वायरमेंट भी पत्तों के थ्रू थोड़ी सी पूरी हो जाती है। लेकिन मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ थोड़ी डोज से करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जितना भी बनाया सारा एक ही बोतल में मैं डाला और स्प्रे कर दूँ पत्तों के ऊपर। हमेशा उसको थोड़ा सा ही यूज़ करता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे पौधों के पत्तों के ऊपर उसकी कोई बर्निंग तो नहीं आ रही, कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ भी बनाई थी जिससे मैंने माइट्स और सुंडी, जो कि अब बैंगन के पौधे के ऊपर आपको मालूम है कीड़ों का सबसे ज़्यादा हमला रहता है, लेकिन मेरे बैंगन के पौधे देखिए किस तरह हरे हरे से दिख रहे हैं, पत्ते भी खड़े हैं। और जो नए पत्ते आ रहे हैं उनके ऊपर देखिए किसी किस्म का कोई भी कीड़ों का हमला नहीं है। और ये देखिए बैंगन अब तो एक बड़ा हो गया, लेकिन इसके अंदर एक सुराख भी हो गया था, इसके ऊपर सुंडी का हमला हो गया था। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप दुकान से बैंगन लेकर आते हैं, अगर उसके अंदर सुराख हो तो उसका मतलब उसके अंदर सुंडियां भी होती हैं। तो इसके ऊपर एक सुंडी ने हमला किया हुआ था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ये दूसरा अभी बिल्कुल ही ठीक है, और जो और भी लगे हुए हैं बैंगन, ये देखिए, ये अपडेट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पेस्टिसाइड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उस सुंडी को मारने के लिए और जो माइट्स पत्तों के ऊपर और नीचे जाला बुन देते हैं, लाल रंग के बारीक बारीक से कीड़े होते हैं जो कि खुश्क गर्मी में मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने तक वो अपना काम करते रहेंगे, पौधे आपके मरते रहेंगे। तो माइट्स के ऊपर भी उस चीज़ ने कंट्रोल पा लिया। वो क्या चीज़ है, चलिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा स्टोर रूम है, यहाँ पर मेरा बहुत कुछ सामान पड़ा होता है। ये देखिए जनाब, ये वाइट सा एक लिक्विड है जो कि चावल जब हम उबालते हैं तो चावल को उबालने के बाद में जो पानी हम छान लेते हैं, गरम गरम जो पानी होता है, उसको मैंने फेंका नहीं बल्कि उसको स्टोर कर लिया। अब इसको मिक्स करना पड़ेगा। ये अब एक जैसा रंग हो गया इसका। तो इसको छान लेने के बाद में मैंने इसको ठंडा किया एक रात के लिए, और दूसरे दिन मैंने इसको एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करके देखना चाहा। अपने उसी जो स्प्रे वाली मशीन है मेरे पास, उसके अंदर तकरीबन इसका 1 कप मैंने डाला, क्योंकि ये काफ़ी चिपचिपा सा भी बन जाता है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और भी पानी ऐड किया था, जिसकी वजह से इसका जो चिपचिपापन है वो बहुत ही कम होगा। नहीं तो आप नोट करेंगे जो हम पानी छानते हैं, चावल वाला पानी, वो काफ़ी चिपचिपा सा होता है। तो चिपचिपा सा लिक्विड मैंने इसलिए यूज़ किया, इसको पानी के अंदर इस्तेमाल करने की वजह से ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है, जो चिपचिपापन होता है, स्टिकीनेस होती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से पत्तों के नीचे या ऊपर जहाँ पर भी वो पानी का स्प्रे हुआ है, वहाँ पर एक चिपचिपी सी लेयर बन जाएगी। कीड़ा जो भी होगा वहाँ पर चिपक जाएगा साथ में। वो रेंगना भी चाहेगा तो थोड़ा बहुत ही रेंग पाएगा, ज़्यादा रेंगने की उसको इजाज़त नहीं देगा वो लिक्विड। और जैसे जैसे वो लिक्विड सूखता जाएगा, चिपचिपापन और भी गाढ़ा होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा वो हिल नहीं पाएगा कीड़ा, और भूख की वजह से वो पड़ा पड़ा वहीं पर मर जाएगा। इसी तरह रेड माइट्स, जो कि बारीक माइट्स होते हैं, और सुंडी, जिसने मेरे इस बैंगन के अंदर होल भी किया था, वो भी अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ही मर गई। तो अगली रात दोबारा से मैंने हर पौधे के ऊपर उसका दोबारा से स्प्रे किया। 19 लीटर पानी के अंदर 1 कप ये वाला लिक्विड डाला और स्प्रे किया 2 दिन। तो पत्तों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ग्रोथ रुकी नहीं बल्कि कीड़े मर गए। और उसने एज अ फर्टिलाइजर भी काम किया। इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, जो वाइट सा लिक्विड है, इसके अंदर कैल्शियम भी है। खाद के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी यूज़ करके देखा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए आप लोगों के साथ भी इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। देखें, जब तक हम किसी चीज़ को आजमाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस चीज़ का फ़ायदा है या नुकसान है। हमेशा इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि उसका असर भी होता है या नहीं होता। तो मुझे तो कम से कम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। केमिकल से तो मैं बहुत ही दूर रहना चाहता हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मरतबा मैंने अजवाइन ली, उसको भी इसी तरह पानी के अंदर उबाल लिया, हल्की सी आंच के ऊपर रख दिया, और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हल्की आंच के ऊपर पानी पकता रहा। उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया। दूसरे दिन मैंने उसके पानी को छान लिया और उसको भी एज अ पेस्टिसाइड के रूप में मैंने यूज़ किया, लेकिन मुझे ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आपको रिज़ल्ट तभी देखने में मिलेगा, नतीजा तभी निकल पाएगा जब आपके पौधे के ऊपर किसी कीड़ों का हमला होगा। कीड़ों का हमला है ही नहीं तो हम जितने मर्जी पेस्टिसाइड यूज़ करते रहेंगे, हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा काम कर रहा है या नहीं। पता तो तभी चल पाएगा जब कीड़ों का हमला होगा पत्तों के ऊपर। तो इस वक्त हमला था तो उसने काम कर दिया। ये दोनों जो पेस्टिसाइड मैंने बताए हैं, जो कि पत्तों को उबाला हुआ, और दूसरा चावल का पानी, दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी डर के। जितना ज़्यादा स्टिकीनेस आप चाहते हैं, चिपचिपा सा चाहते हैं, उतना ज़्यादा इसको गाढ़ा कर सकते हैं। कम पानी के अंदर ये ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो चिपचिपापन ज़्यादा बन जाएगा।
इतनी गर्मी के दिनों में मैंने स्प्रे किया लेकिन फिर भी पत्तों के ऊपर कोई भी बर्निंग नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेस्टिसाइड ने काम किया। और फर्टिलाइज़र के रूप में तो NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं, कल दोबारा से मैंने बनाकर यूज़ कर लिया पौधों के अंदर। 7 दिन के गैप से हो गया है यूज़। मैंने कहा था कि मैं 10 दिन के गैप से यूज़ करूंगा, लेकिन 7 दिन के बाद मैंने बन गया था वो, तो मैंने यूज़ कर लिया। वो कैसे यूज़ करना है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। उसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है कि हमने किस तरह वो लिक्विड फर्टिलाइज़र NPK वाला बनाना है और उसको कैसे और कब कब इस्तेमाल करना है। और ये मेरे बादाम के पौधे को देखिए जनाब, बादाम के बारे में भी पूछा जा रहा था कि आपका पौधा किस हालत में है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है या नहीं। तो इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके ऊपर भी माइट्स का काफ़ी हमला रहता है क्योंकि खुश्क गर्मी की वजह से इसके पत्तों के ऊपर माइट्स का हमला होता है। और ये देखिए इसके पत्ते इस तरह के पैचेस आने लगते हैं येलो येलो से, देन पत्ता सूख जाता है। ये देखिए ये पत्ता सूख रहा था, तो अब ये उसकी नई ऊपर से ग्रोथ देख लीजिए स्प्रे करने के बाद में। अब इसके पत्तों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे। बादाम की यहाँ पर पंजाब के अंदर बादाम की ग्रोथ काफ़ी स्लो है, लेकिन स्टिल हो रही है। अभी पौधा ज़िंदा है, ग्रोथ बढ़ ही जाएगी। लेकिन रेनी सीज़न में, बरसात के मौसम में माइट्स का हमला नहीं होगा, तब इसकी ग्रोथ और भी तेज़ी से बढ़ेगी। और ये जो चावल का पानी मैंने यूज़ किया है ये एक्सपायर भी नहीं होता है। ये तकरीबन 4 दिन हो गए हैं मेरे पास बना हुआ है। तो मैंने इसको 2 डिब्बियों के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से मैं इसका लिक्विड निकालूंगा और इसका स्प्रे करूँगा। अभी मेरे हाथ काफ़ी चिपचिपे से हो गए हैं क्योंकि इसके अंदर चिपचिपापन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका नुकसान भी कोई नहीं है, बल्कि हमारे पौधों को फ़ायदा ही होगा। लेकिन हर चीज़ को एक लिमिट के अंदर रहकर यूज़ किया जाए तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चलिए ये तो हो गया हमारे पौधे हरे भरे क्यों रहते हैं, और पेस्टिसाइड को भी हमने यूज़ करने का तरीका देख लिया। अब बात करते हैं अपने पौधों की अपडेट के ऊपर, जो कि गर्मी की वेजिटेबल्स हमने लगाई थी। मैंने 6 मई को लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जो कि 10 मई वाले दिन बिल्कुल रेडी टू यूज़ था। तो मैंने 10 तारीख की रात को यूज़ किया और दोबारा से फिर से 2 दिन के बाद 12 तारीख को मैंने उसको यूज़ किया और उसके बाद 18 तारीख को फिर से यूज़ कर लिया और 20 मई को दोबारा से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए रख दिया, जो कि हमारा 24 तारीख को बिल्कुल रेडी हो चुका था। टाइम ना मिलने की वजह से 25 मई को, मतलब कल ही मैंने उसको यूज़ किया है। रात के टाइम सारे पौधों के अंदर इसको यूज़ कर लिया। अब वो फिर से ख़त्म हो गया है। फिर से 6 दिन के बाद दोबारा से बनाने के लिए रख दूंगा, जो कि आने वाले 10 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। तो 10 दिन बाद हम दोबारा से हर पौधे को फर्टिलाइज़ कर देंगे। ये हमारा पहले गर्मी का इफेक्ट देख लीजिए। ये मेरा लीमू का पौधा है, इसको बहुत सारी कलियाँ फिर भी लगी थी। तकरीबन 1 हफ़्ता पहले बहुत सारी कलियाँ खिल गई थी, लेकिन अभी देख सकते हैं किस तरह ये पीली हो गई हैं, झुलस गई हैं। इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है कि पूछिए ही मत। पत्ते इसके देखिए किस तरह येलो हो रहे हैं। इस तरह की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। देखने पर ऐसा ही लग सकता है कि इसको किसी खाद की कमी है या इसको बहुत ज़्यादा खाद हमने दे दी है। दोनों रीज़न्स हो सकती हैं कि इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आए। लेकिन इसको तो ना तो मैंने फर्टिलाइज़ किया है और ना ही मैंने कम खाद दी है। ये है मौसम का असर। अगर मैंने इसको खाद दी होती तो नए पत्तों के ऊपर भी बर्निंग आ रही होती, लेकिन नए पत्ते बिल्कुल अच्छे अंदाज से खिल रहे हैं। जो थोड़े से पुराने पत्ते थे उनके ऊपर ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से उनके अंदर जो लिक्विड होता है वो ड्राई होने लग गया और पत्ते पीले होने लग गए। और बहुत सारी सब्जियां मैंने लगाई थी, जिसके बीज मैंने लगाए थे उनमें से काफ़ी मैंने उखाड़ भी दिए हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे मौसम में बीज को लगाकर धूप में रख देना, पौधे तो जर्मिनेट हो जाएंगे, सीड तो जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन पौधे बनेंगे वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह ये बर्निंग आ रही है इनके ऊपर। और जो शिमला मिर्च थी उनके ऊपर भी धूप का बहुत ही बुरा असर हो रहा है, इनके पत्ते जल रहे हैं। तो काफ़ी सारे मैंने उखाड़ लिए हैं पौधे और उनकी जगह पर बैंगन के पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। बैंगन के बहुत सारे मैंने बीज लगाए थे, बहुत सारे पौधे मैंने बैंगन के डिब्बों के अंदर भी लगा दिए हैं, ग्रो बैग के अंदर भी लगा दिए हैं। ये हमारा डिब्बा जिसके अंदर टमाटर के पौधे लगे हुए थे, इसके अंदर भी लगे हुए थे, इसके अंदर भी लगे हुए थे, वो सारे मैंने कुछ दिन पहले ही उखाड़ दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप की वजह से, गर्मी बढ़ जाने की वजह से उनके ऊपर बर्निंग आ रही थी। वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए टाइम ज़ाया ना होने पाए मैंने उनको उखाड़ा और बैंगन के पौधे शिफ्ट कर दिए। ये देखिए बहुत सारे मैंने टमाटर उतार लिए थे और ये अब पड़े पड़े खुद ही रेड भी हो रहे हैं। बहुत जल्द ये जैसे जैसे ये रेड होते जाएंगे हम अपने किचन में बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक टमाटर यूज़ कर सकेंगे। तो बैंगन के पौधे भी और हरी मिर्च के जो नए बीज लगाए थे मैंने वो भी लगा दिए हैं। और जो कुछ दिन पहले मैंने बताया था, वीडियो बनाई थी कि पिंचिंग हमने किस तरह करनी है, ये देखिए हमने ऊपर से पौधों को काट दिया था। अब ये देखिए साइड ब्रांचेस कितनी ज़्यादा निकलना शुरू हो गई हैं। बहुत जल्द ये पौधे और भी बुशी बन जाएंगे और फिर इनको तकरीबन जुलाई से अगस्त के महीने में बहुत सारी
बहुत सारे फूल भी लगेंगे और बहुत सारी इनके अंदर से मिर्चें भी बनेंगी। बैंगन के पौधों को भी डिब्बों के अंदर लगा दिया है। इनके अंदर भी कल मैंने खूब भर के खाद वाला पानी डाला है ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे, तो इनकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। बैंगन के पौधे, एक तो बैंगन लगा हुआ था और भी बैंगन लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी प्रॉब्लम बन जाती है। ये हमारा बैंगन अब उतारने के काबिल हो गया है, इसको उतार के हम तल भी सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा साइज और इंक्रीज़ करवाना चाहता हूँ, देखता हूँ ज़्यादा इंक्रीज़ होता है या नहीं। ये पौधे असल में हमारे इस साल जो पहला साल है वेजिटेबल को सही तरीके से मैं ग्रो करने के बारे में सीख रहा हूँ। ये हमारे पहले साल के पौधे हैं। पहले साल में मैं बहुत सारे इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, नई नई खादों का भी यूज़ करके देख रहा हूँ और पेस्टिसाइड का भी नया नया यूज़ करके देख रहा हूँ। कौन सी खाद का और कौन से पेस्टिसाइड का ज़्यादा इनके ऊपर असर रहेगा, नेक्स्ट ईयर हमें पता रहेगा कि कौन से मौसम में कौन से पौधे के ऊपर कौन से कीड़े हमला करते हैं, तो उसको हम ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। अगर पेस्ट के ऊपर आपने कंट्रोल पा लिया तो कामयाबी से आप गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इनको फ्रूट लगता या ना लगता, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं थी। अभी ये पहला साल है जो प्रॉपर तरीके से मैं वेजिटेबल गार्डन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में इनके ऊपर कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया अप्लाई करता रहता हूँ। तो मुझे फ़िलहाल के लिए फ्रूट की कोई लालच नहीं है, सिर्फ पहले साल की स्टडी इनके ऊपर मैं कर लूँ तो फिर ज़िंदगी भर के लिए मुझे इन पौधों को संभालना बहुत ही आसान रहेगा। तो मैं पहले ही साल कामयाब हो रहा हूँ। आप लोग देखते रहते हैं, मैं साथ साथ में अपडेट आपको देता रहता हूँ हर हफ्ते के बाद में। अब ये देखिए और भी फूल खिल गए हैं इनके। कुछ फूल खिलने के बाद में ये देखिए ये जड़ गया है, तो जड़ भी जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। ये देखिए ये भी जड़ गया है, जड़ते हैं तो जड़ने दें। आपने अपने पौधे की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे। जब पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी तो फिर फ्रूट भी लग जाएगा। असल में फ्रूट ड्रॉप हो जाने में बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो रीज़न बन रही है वो है ज़्यादा हीट बन जाना। बहुत ज़्यादा धूप लगने की वजह से मॉइस्चर बिल्कुल उड़ जाता है। अब ये देखिए रात में मैंने तकरीबन 10 बजे के करीब पानी दिया था, तो अब देखिए ये मॉइस्चर इसके अंदर से तकरीबन 90% पानी इसकी मिट्टी के अंदर से खुश्क हो गया है और रात में दोबारा से मैं पानी दूंगा। तो ये भी वजूहात हो सकती हैं। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सा स्टेबल होता है ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, तो पौधे की ग्रोथ 12 महीने चलती रहेगी और जो उनका सीज़न होगा उस सीज़न के अंदर उसको फ्रूटिंग भी होगी। तो ये देखिए अब इसके बैंगन का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। ये देखिए लंबे बैंगन, बड़े हो रहे हैं बैंगन, फूल भी लग रहे हैं। जो पीछे वाले पौधे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं आती है उनके फूल खिलते हैं लेकिन मुरझा जाते हैं, लेकिन उसकी वजह ये भी हो सकती है आजकल के दिनों में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और करेले की ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है, कुछ पत्ते इसके बर्निंग पर भी आ गए थे, ये देख सकते हैं। ये सनबर्न भी हो सकता है। जो पुराने पत्ते होते हैं उनके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं होती, उनके अंदर क्लोरोफिल बहुत ही कम पाया जाता है क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए मौसम का थोड़ा सा भी हीट बन जाए या ठंडक बढ़ जाए तो वो पत्ते बर्दाश्त नहीं कर पाते। नए पत्ते जो भी आप देखेंगे वो सारे के सारे हरे भरे ही आपको दिखेंगे। जो पुराने पत्ते थे उनके ऊपर ही बर्निंग आई है। इसको कहते हैं सनबर्न होना, सूरज की ज़्यादा हीट बन जाने की वजह से। करेले भी लगना शुरू हो गए हैं और अब तो ये बड़े होना भी शुरू हो गए हैं। पिछली अपडेट में देखा था आपने, बहुत ही टाइनी सा एक बैंगन लगा हुआ था, करेला लगा हुआ था। ये देखिए जनाब, ये देखिए ये 2 करेले हमारे लग गए हैं। ये नीचे वाली साइड पर लटक रहे हैं और भी छोटे छोटे से इस तरह के बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखिए एक बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे से करेले लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा देखना मुश्किल है। तो एनीवे ग्रोथ हो रही है। फर्टिलाइज़र वही यूज़ कर रहा हूँ, NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये देखिए जनाब बैंगन के पौधे को अपनी लिपेट में ले लिया इसने और ये बैंगन और ये करेला नीचे लटक रहा है। तो इसकी ग्रोथ इसको इसके हाल पर ही छोड़ा हुआ है मैंने करेले की बेल को। जैसे ये बढ़ना चाहती है वैसे ही बढ़ रही है, मैं इसको अपने हिसाब से ग्रोथ नहीं करवा रहा। हरी मिर्च को तो आप जानते ही हैं, 8 बार उतार चुका हूँ। 9वीं बार ये हमारी मिर्चें फिर से लगने के बाद में बड़ी हो गई हैं, लेकिन अब आकर थोड़े से फूलों में कमी आ गई है। आप देख सकते हैं फूल काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और जो कुछ फूल हैं जैसा कि ये देख सकते हैं, ये टहनी, ये कली खिलने के बाद में ये पीली हो गई है। अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जब ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट बढ़ने लगती है तो कलियां खिल भी सकती हैं और खिलने के बाद में मुरझा भी सकती हैं और पीली होकर गिर भी सकती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मिर्चों के और भी बहुत सारे पौधे मैंने लगा दिए हैं, जिसके अंदर भी जगह मुझे मिल रही है। जो भी मेरे पास चीज़ अवेलेबल है उनके अंदर मैं लगाता जा रहा हूँ और मैं ओनली कोकोपीट के अंदर भी लगाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये बैग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट है और वही NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र वाला पानी।
देखना चाहूँगा ओनली कोकोपीट के अंदर हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। कोकोपीट के अंदर भी आप पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन जब बारिश होती है या जब आप पानी देते हैं तो थोड़ा सा भी ओवर यूज़ हो जाए पानी का तो पानी जल्दी कोकोपीट के अंदर से ड्राई नहीं होता, तो नीचे से जड़ों को हर वक्त पानी मिलने की वजह से वो गल भी जाती हैं। और तर के पौधे, ये देखिए पौधा तो हमारा बड़ा हो गया और एक इस साइड पर भी बड़ा हो गया, लेकिन इनके ऊपर भी मार्च का हमला है और दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। छोटे पौधे सूरज की धूप में सर्वाइव नहीं कर पाते, वो भी मई और जून के महीने की गर्मी हो जबकि टेम्परेचर 40 से 47 तक चला जाए। बहुत सारे मिर्चों के पौधे लग गए हैं और इनकी पिंचिंग करने के बाद में ये प्लांट अब बुशी भी बनना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह कितनी ज़्यादा इनकी टहनियाँ आपको देखने में नज़र आ रही हैं। फ्यूचर में ये भी इस तरह के पौधे बन जाएंगे जिस तरह के ये लगे हुए हैं। कुछ बैंगन के पौधे हमारे बड़े हो गए हैं ग्रो बैग्स के अंदर लगे और जो टमाटर के हमने बहुत सारे पौधे लगाए थे टब के अंदर वो भी सारे उखाड़ लिए हैं मैंने और इनकी जगह पर भी बैंगन के पौधों को शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो मेरे पास पौधे तैयार थे वो बैंगन के थे या फिर मिर्चों के थे। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही ग्रो बैग्स के अंदर बैंगन के पौधे लगाए हैं। ये भी स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। ये देखिए ये तो हमारा मिर्च का पौधा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ये मुरझा गया है, अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। इसकी जहाँ पर मैं आज रात को दूसरा पौधा कोई शिफ्ट कर दूंगा। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद फुल धूप में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद थोड़े दिनों के लिए पौधों को रख सकूँ। इसी टेरेस के ऊपर मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप आती है और वो भी धूप बहुत ज़्यादा हीट वाली, तो पौधों के ऊपर बर्निंग तो आ ही जाएगी। और जो हमने बीज लगाए थे ये अभी मिर्चों के पौधे और भी मेरे पास पड़े हुए हैं। जैसे ही कोई पौधा मरता है तो यहाँ से मैं एक पौधा लेता हूँ और वहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। और तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने बीज लगाए थे जिसमें पालक, सलाद पत्ता, मेथी के बीज भी थे, तो धनिए के बीज भी थे। तो हमारी पालक और सलाद पत्ते के जो पौधे थे वो उनके सीड्स सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। और ये पता नहीं मैंने क्या लगाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने पालक लगाई थी ये, या फिर सॉरी ये वाली पालक होगी, हाँ ये वाली पालक होगी और ये वाली सलाद पत्ता होगा। धनिया के बीज अभी बहुत ज़्यादा जर्मिनेट नहीं हुए हैं। ये हैं हमारे धनिया के बीज जो कि आहिस्ता आहिस्ता से जर्मिनेट हो रहे हैं। ये तकरीबन 6 से 9 दिन या फिर 15 दिन के बाद अपनी जर्मिनेशन को शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ग्रोथ तो स्टिल हो रही है, इवन कि इतनी गर्मी के महीने हैं, इतने गर्मी के दिन हैं, लेकिन फिर भी पौधों की ग्रोथ चल रही है। तो ये हैं मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि मैं करता रहूँगा 1 साल तक, और 1 साल के बाद में मुझे सही पता चल जाएगा 12 महीने के अंदर कौन से महीने में कौन से पौधे के ऊपर कौन से पेस्ट का अटैक होता है, कौन सी बीमारी आती है, उसको हम रिकवर किस तरह कर सकते हैं। जब ये सीख जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी भर हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम डंके की चोट पर किसी को सलाह देना चाहे तो वो भी दे सकेंगे, लेकिन पहला साल है हमारे लिए, इसलिए हम बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी। बस इसी तरह हम सीखते जाएंगे और सिखाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।